के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे बड़े फैसले की बात करें तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को लागू करते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गई है। ये फैसला देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मददगार होगा। आज तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। वी हैव रियली बिल्ट अप गुड स्पेस एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स सब लोगों के उपयोग के लिए एक तरह से खुल रहे हैं। आज जो सुधार हुए हैं वो अटल जी के समय बिजली के क्षेत्र में जैसे महत्वपूर्ण सुधार हुए वैसा ही स्पेस के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारे मूलभूत ढांचे का सही और अच्छा उपयोग होगा। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार जो हुए हैं, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा। जो आज कुछ सुधार बड़े किए गए हैं उसके तहत भारत दुनिया में और बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनेगा। अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गई है। देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मददगार होगा ये अहम फैसला। इसी के साथ साथ कैबिनेट में जो अन्य फैसले लिए गए हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र के नाम से इसका गठन किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा। एक नजर डालते हैं जो अहम फैसलों में पशुपालन क्षेत्र में जो बड़ा फैसला हुआ है। पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के इन फैसलों में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि की स्थापना की गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को 3% ब्याज में छूट दी जाएगी। डेयरी उद्योग, मीट एक्सपोर्ट में कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और आज के अहम फैसलों का एक तरह से मुख्य केंद्र यह भी कहा जा सकता है रोजगार, और खासकर इस क्षेत्र में 35 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। जो पशुपालन के क्षेत्र में जो फैसले आज लिए गए हैं, ग्रामीण भारत के विकास में बेहद अहम है ये फैसला। दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही निर्यात बढ़ाने में मददगार होगा। अहम फैसलों में अब बात करते हैं सहकारी बैंकों के लिए जो अहम ऐलान किए गए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। 1540 सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में अब आ जाएंगे। निवेशकों को यह भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। इन बैंकों में करीब 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारक हैं। इन खाता धारकों को आज के इस फैसले से उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। और कैबिनेट के अन्य बड़े फैसलों में मुद्रा योजना के तहत 50,000 तक शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 2% की छूट दी जाएगी। यूपी के कुशीनगर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया है। 31 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट जमा कर सकेगा। वहीं पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 909 करोड़ निवेश करेगी। तो ये कुछ बेहद बड़े फैसले कहे जा सकते हैं जो आज कैबिनेट ने लिए हैं। और कैबिनेट के इन बड़े फैसलों में जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध कराना, इसको केंद्र में इन फैसलों के माना जा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से जुड़ गए हैं अतुल चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिमांशु वात्सन सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चतुर्वेदी साहब, आप ही से जानना चाहेंगे ये फैसला किस तरह से एक लंबा इंतजार भी था और आने वाले समय में खासकर अगर पशुधन की बात करें तो ये पूरा फंड एक तरह से नई तस्वीर देगा, नई उम्मीद किस तरह से बांधता है? देखिए, जहां तक हमारे यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन या डेयरी सेक्टर या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का सवाल है, तो इस सेक्टर में हमारी आज की तारीख में पिछले 5 सालों की जो ग्रोथ रजिस्टर हुई है वो 8% से ऊपर की है।
और इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो डेयरी सेक्टर का है, जो कि करीब 6% के ऊपर रेट पे ग्रो कर रहा है। और इसमें हमारे पास जो आज की तारीख में जो मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है, जो कि हम देश के वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हमारे पास जो मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है आज की तारीख में वो करीब 35% के आसपास है टोटल मिल्क प्रोडक्शन की। लेकिन हमें इस एरिया में बहुत काम करना है, और इस क्षेत्र के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में भी अनाउंस किया था कि मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को हमें 5 सालों में दुगना करना है। और इसको दुगना करने के लिए और प्लस साथ में इकोनॉमी को पुश देने के लिए और जॉब क्रिएट करने के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बहुत बड़ा इसमें उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम करीब मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी और वैल्यू एडिशन इन डेयरी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे, मीट प्रोसेसिंग की कैपेसिटी और वैल्यू एडिशन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर पाएंगे, ऑलमोस्ट डबल कर पाएंगे फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। और इसके अलावा हम एनिमल फीड प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्ट करा पाएंगे इसमें। लेकिन एक बात ये भी है जानने की कि आज तक हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इंसेंटिव दिए गए थे वो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए दिए गए थे, जैसे कि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो जो कि 10,000 करोड़ का घोषित किया गया था 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा। और इसी तरह से सपोर्ट टू डेयरी कोऑपरेटिव और वर्किंग कैपिटल भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था पिछले 2 साल पहले। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली जो छोटे उद्यमी हैं, एमएसएमईज हैं और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कम कैपिटल अवेलेबिलिटी के कारण या किसी तरह से उनको लोन नहीं मिल पाता है, या लोन जो मिलता है बहुत ही ज्यादा उसकी ऋण जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई होता है, तो उसको हम इंसेंटिवाइज कराना चाहते हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का भी और प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का और एमएसएमई का भी योगदान आए प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को क्रिएट करने में। और उसके लिए ये जो हमारा आज फंड हम लोगों ने सेटअप करने की घोषणा करी है, इससे क्या होगा कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन के द्वारा जितना प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो केंद्र सरकार अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगी उससे 7 गुना इन्वेस्टमेंट हम प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अनलॉक कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला है जो कि प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज को इंक्रीज करेगा, फीड प्लांट की कैपेसिटीज बढ़ाएगा और डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चतुर्वेदी साहब, आपने प्राइवेट इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है इस क्षेत्र में। अगर हम ये कहें कि पशुधन रखना ग्रामीण भारत या ग्रामीण जीवन के, गांव के जीवन का एक हिस्सा है, ऐसे में तमाम वो लोग जो अपनी निजी गौशालाएं हैं, जो सेवा के रूप में भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना किस तरह से मदद करने वाली है? यानी कि उन लोगों को किस तरह की समस्याएं अभी तक आ रही थी सरकार के साथ, अगर ये योजना किसी तरह का सेतु बनती है आने वाले समय में, तो वो क्या परेशानियां जो दूर होंगी अब उनकी? देखिए, आज की तारीख में क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि करीब 35% ऑफ द टोटल जो दूध पैदा होता है जो डेयरी फार्मर्स के द्वारा, छोटे छोटे डेयरी फार्मर, क्योंकि आज की तारीख में जो 7 करोड़ के करीब लगभग जो हाउस होल्ड हैं जो कि डेयरी फार्मिंग करते हैं या डेयरी रेयरिंग करते हैं, और उसमें से 75% से ज़्यादा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, और उनको आज की तारीख में अपने दूध का सही दाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कि मिल्क प्रोसेसिंग करके और सही क्वालिटी का मिल्क कंज्यूमर तक पहुंचाता है, वो जो दूध खरीदेगा डेयरी फार्मर से वो सही दाम पे खरीदेगा। और यहाँ पे हमारे देश में 60 to 70% जो कॉस्ट टू कंज्यूमर है दूध की, वो डेयरी फार्मर तक जाती है। तो अगर ऑर्गेनाइज ऑफटेक बढ़ेगा दूध के क्षेत्र में, दूध के प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, तो उस ऑर्गेनाइज ऑफटेक से क्या होगा कि जो फार्मर है उसको उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, उसकी प्राइस की एक स्टेबिलिटी आएगी, उसको पता लगेगा कि मेरी इतना दूध मैं इस अगर प्राइवेट डेयरी को या कोऑपरेटिव डेयरी को अगर मैं बेच सकता हूं तो उसको मालूम है कि मेरे को दूध का कितना दाम मिलेगा। आज की तारीख में जो इंटरमीडिएट या दूधिया लोग हैं वो सही दाम पे दूध नहीं खरीदते, थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन उसकी वजह से होता है,
तो वो एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा और उसको एक बार अपनी डिमांड की स्टेबिलिटी आ जाएगी, प्राइस की स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसको उसके प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ेंगे उससे उसको ये फायदा होगा कि वो दूध उत्पादकता में और ब्रीड इंप्रूवमेंट में पैसे लगा सकेगा। तो ये एक जो योजना है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट हमारे डेयरी फार्मर्स को भी जाएगा और कंज्यूमर्स को जाएगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मिल्क अवेलेबिलिटी। तो दोनों तरफ से, और सेम इज द केस विथ द मीट प्रोसेसिंग एरिया आल्सो। सो इस तरह से मतलब दोनों तरफ में जो फार्मर है जो लाइव स्टॉक रेयरिंग करता है या दूध की उत्पादकता में योगदान करता है, उन सबको इस प्रोग्राम से सीधा फायदा होगा। अब चतुर्वेदी साहब, पशुधन योजना का जो 15,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है, इसका फायदा उठाने के लिए और जागरूकता के लिए किस तरह से आपका पूरा विभाग आगे, खासकर ग्रामीण भारत के उन किसानों, उन तमाम पोल्ट्री से जुड़े और मीट प्रोडक्शन से जुड़े तमाम उन लोगों के साथ, उन समूहों के साथ किस तरह से संपर्क साधेगा? इसका क्या किसी तरह का कोई रोड मैप है? तो आज की तारीख में हम लोगों ने ऑलरेडी देखिए कौन से एरिया में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उन एरिया को आइडेंटिफाई किया है ऑलरेडी। ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली है और स्पेसिफिक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स को भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। और ये डिफाइन जो हमने किया है स्पेसिफिक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट को, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने उसकी मार्किंग कर ली है। एनालिटिकल टूल हम लोग के पास एक हम लोगों ने बनवाया है जिसके द्वारा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। जी, हमारे साथ चतुर्वेदी साहब जुड़े हुए हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अहम फैसले जो लिए गए हैं उसमें, और क्या कहा है केंद्रीय मंत्री ने। कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्कल का एक तरह से मध्य बिंदु है, लेकिन वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। अब वो कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो रहा है, हवाई अड्डा हो रहा है, जिसमें 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन चुकी है। अब कोई भी एयरबस जैसा बड़ा जहाज भी उतर सकता है और मुझे विश्वास है जैसे अंतरराष्ट्रीय यातायात शुरू होगी, यहां भी विमान आने लगेंगे और यहां से बुद्धिस्ट सर्किट को जाने वालों को बहुत सुविधा होगी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं जो और अन्य फैसले आज की कैबिनेट में लिए गए हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इन फैसलों में जो खास रहे हैं वो सहकारी बैंकों के लिए अहम ऐलान किया गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में मददगार होगा ये फैसला। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र नाम से नई संस्था का गठन किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा। भारत दुनिया में और बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनकर उभरेगा। हमारे साथ हिमांशु वत्स जी भी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जहां हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, इसे बेहद अहम फैसला, बड़ा फैसला माना जा रहा है। आने वाले समय में भारत दुनिया के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में होगा। किस तरह से आज के इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। एक हद तक भारत ऑलरेडी एक अंतरिक्ष में बहुत बड़ी ताकत बन के उभर के आ चुका है। ये अब उसका नेक्स्ट फेज होगा, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होगा जिसमें जो इसरो है वो अपना रिसर्च और ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क पे फोकस करता रहेगा, दूसरे प्लैनेट्स के मिशन पे फोकस करता रहेगा। लेकिन जो कई टेक्नोलॉजीज उन्होंने डेवलप कर दी हैं, काफी जगह जो प्रोग्रेस हो गया है, उसको कमर्शलाइज करने में और इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इस एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये एक बहुत बड़े कमर्शियल स्केल पे इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और आप पश्चिमी देशों में भी देखिए, वहां भी निजी सेक्टर जो है वो अंतरिक्ष यात्रा में, स्पेस शटल में, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल की दिशा में काफी कदम उठा चुका है। और भारत भी एक गिने चुने देशों में ऑलरेडी है जिसकी अंतरिक्ष क्षमता इतनी ज्यादा है। और वो एक और बड़ा कदम होगा जिसमें ये जो टेक्नोलॉजी जो इसरो ने कई सालों में डेवलप की है
उसका पूरा कमर्शियल यूज भी होगा, उससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा, रिसर्च में नई दिशा मिलेगी, नए नए इनिशिएटिव्स आएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो एक नए लेवल पे इंडियन स्पेस प्रोग्राम को ले जाएगा। हिमांशु जी, सरकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। तकरीबन 1540 सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में आएंगे, यानी कि सुपरविजन में अब वो रहेंगे, सुपरविजन में आरबीआई के। क्या आपको लगता है कि इन तमाम सहकारी बैंक खाता धारकों को भी एक भरोसा दिलाने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो सहकारी बैंक हैं उसमें काफी खबरें आती रही हैं कि उनमें कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं या कड़े नियमों का पालन नहीं किया है। तो उसमें जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके खाते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उसमें डाली हुई है, वो लोग, उनकी एक शिकायत रही है कि ये इस बैंक में जब गड़बड़ होती है तो गड़बड़ करने वाले कोई और होते हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया हुआ, उन्होंने ठीक से ड्यू डिलिजेंस और प्रूडेंट नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया हुआ। लेकिन जो आम आदमी है जिसका एक खाता है उस बैंक में, उसको थोड़ा डर हो गया था कि मेरी जो कमाई है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और उसका भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग अकाउंट नहीं खोलेंगे और अपना पैसा उसमें नहीं डालेंगे, बैंक चल नहीं सकता। तो ये एक फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की जो है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और पिछले कई वर्षों से इस सरकार की पूरी कोशिश रही है कि बैंकिंग सेक्टर को एकदम सॉर्ट आउट किया जाए, जितनी मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अभी इकोनॉमी में काफी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं, और पिछले कुछ सप्ताहों में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया और बाकी मंत्रियों ने भी कई महत्वपूर्ण फैसले अनाउंस किए हैं। आज के कैबिनेट डिसीजन में जैसे एक फंड क्रिएट किया गया है, उसमें भी बैंक लोन्स चाहिए। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिस सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और इसमें सहकारी बैंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें डिपॉजिटर्स का भरोसा अगर बढ़ाया जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर उससे और मजबूत होगा। क्या हिमांशु जी, आप ये देखते हैं कि आज के जो अहम फैसले लिए गए हैं उनके मूल में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक मुख्य लक्ष्य दिखाई देता है? बिल्कुल, और मैं तो एक्चुअली ये कहूँगा, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक्चुअली पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाली बात है। आज जैसे एक फंड खोला गया हॉर्टिकल्चर के लिए और मीट प्रोसेसिंग के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसकी जो ओवरऑल इम्प्लीकेशन ये है, एक तो इसमें जो फार्मर इनकम डबल करने का जो टारगेट है सरकार का, उसकी तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, और जो बाकी कदम भी उठाए गए हैं पिछले कुछ सप्ताह में जो अनाउंसमेंट हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे दो चीजें हैं, एक तो फार्मर्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बहुत सारे लोग इंडिया में फार्मिंग करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब तक ये सब इनिशिएटिव नहीं लिए जाते, जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि रूरल एरियाज में माइक्रो इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आज का फैसला और कई ऐसे फैसले हैं, जब ये सारी चीजें स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगी तो किसान का इनकम जो है सिर्फ फसल के दाम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आज ये है कि अगर आपको किसान का भला चाहिए, आज नहीं कुछ साल पहले तक तो ये पूरा था कि किसान का भला करना है तो आप गेहूं, आटा, दाल, चीनी, इन सबको महंगा कर दीजिए। आप उसको महंगा करेंगे तो जो अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग हैं उनको घाटा होता है। लेकिन जब ये सब स्कीम्स आ जाती हैं, जब किसानों का इनकम, मीट प्रोसेसिंग हुआ, डेयरी डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हुआ, और कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज जब मिल जाते हैं किसान को, तो उनकी तरफ से भी ये नहीं होगा कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करनी है तो आप बस ये डिमांड करें कि आप प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा दें, ये फसल महंगी हो जाए। तो इससे एक ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमी में जो थोड़ा इम्बैलेंस आ जाता है इस टाइप के प्रेशर से, जिसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी होता है, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। जी हिमांशु जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी साहब भी जुड़े हुए हैं, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के। अतुल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार पशुधन योजना के तहत जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इनके मूल में ये जो 35 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर इस पिछले 3 जो दौर देखा गया कोरोना के संकट के दौर में, उससे उबरने में भी और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये पूरी योजना किस तरह से नए मौके लेके? देखिए, ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ऑफटेक, जो मैं पहले आपको बता रहा था कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑफटेक अगर बढ़ेगा मिल्क का या लाइफ स्टॉक के प्रोड्यूसर्स का, तो उससे क्या होता है कि पूरे वैल्यू चेन में उसका इफेक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ या तो कह लीजिए कि क्वालिटी के ऊपर या डिमांड के ऊपर या जॉब क्रिएशन के ऊपर। तो हम लोगों ने खाली डेयरी क्षेत्र के एरिया में, जिसमें कि हमारे पास में जो आंकड़े हैं बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं देश भर के, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने देखा कि अगर 1 लाख लीटर पर डे की मिल्क प्रोसेसिंग अगर क्रिएट करी जाए देश में, तो उसमें करीब 13,000 से ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू चेन में जॉब क्रिएशन और लाइवलीहुड क्रिएशन के मौके उपलब्ध होते हैं। तो उसी को लेके हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि देखा कि अगर हम जो हमने टारगेट्स रखे हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, उसमें मिनिमम जो है वैल्यू चेन के अंतर्गत 35 लाख जॉब तो मिनिमम क्रिएट होंगी और उससे ऊपर होने की भी संभावना है, क्योंकि ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें कि जो किसान हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल्स के होल्डिंग्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। 2 से 5 जानवर एक डेयरी फार्मर के पास होते हैं। और ये डेयरी की जो एक्टिविटी है, जैसे हिमांशु जी ने भी बोला कि डेयरी की जो एक्टिविटी है, ये जैसे कि आप समझ लीजिए कि किसान की एक तरह से एटीएम है। क्योंकि अगर वो सुबेरे उसमें अगर पैसा लगाता है वर्किंग कैपिटल, तो शाम तक उसको रिटर्न मिल जाता है। और रिटेलर के लिए भी, छोटे वाले जो रिटेलर के लिए भी ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की वो सुबेरे जितना अपना सामान खरीद के लाता है, शाम तक सारा बेच देता है। तो ये एरिया है, इस एरिया में मतलब जॉब क्रिएशन के पोटेंशियल्स इमेंस हैं, वेदर इट इज रिटेलर और प्रोड्यूसर और प्रोसेसर। और उसके अलावा इससे जो बाकी जो मौके उपलब्ध होते हैं, जो कि किसान की आय को दुगना करने में सहयोग देते हैं, वो सब भी इस फंड के द्वारा हम लोग एक तरह से अनलॉक कर पाएंगे। चतुर्वेदी जी, जब हम इतना फंड इस क्षेत्र में दे रहे हैं, तो किस तरह से आप क्वालिटी के लिए क्या किसी तरह की ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया जा रहा है? क्योंकि घरेलू खपत के साथ साथ अगर हम बाहर के बाजार को भी अपना टारगेट कहीं रखते हैं, तो उसके लिए उस क्वालिटी पर खरा उतरने के लिए क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग भी एक बहुत अहम पहलू है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर हम अपने मिल्क की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं और मिल्क की खपत को देश के अंतर्गत और देश के बाहर एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जो कंपोनेंट है वो है ट्रेसेबिलिटी का। कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को शुरू से आखिर तक अगर ट्रेस करते हैं और ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर कर लें और साथ में अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा लें, क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में जो आज की तारीख में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण हमारे जो दूध है वो हम या दूध के जो डेयरी के वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर में हम लोग अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने निश प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और निश प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जैसे निश प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अगर आप जो देसी गाय है या भैंस है, उसमें जो दूध निकलता है वो नेचुरली A2 मिल्क होता है। और A2 मिल्क आज वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। और A2 मिल्क की डिमांड के कारण अगर हम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी हाई भी रहती है, लेकिन उसका दाम आपको वर्ल्ड में बहुत अच्छा मिलता है। उसी तरह आपका जो जैसे घी है, घी का उसके जो फायदे हैं घी के, वो किसी भी ऑलिव ऑयल्स ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज्यादा है। और उसके जो उपयोगिता है ये सिद्ध हो चुकी है कई मायने में। तो अगर हम अपने घी को एक मार्केट उसका क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, तो इसमें भी अगर A2 का घी अगर हम बना के बेचें, तो ये बहुत बड़ी एक मार्केट हम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा